अमेरिकन मिड टर्म से पहले इसराइल में इलेक्शंस हैं और यहाँ की ऑपोजिशन लाइक एनी अदर ऑपोजिशन ऑप्टिक्स कर रही है। जनरली जितनी मैपिंग मैं कर सकता हूँ आउट ऑफ ओपन सोर्सेस एंड फ्यू फ्रेंड्स, इसराइल इज जनरली ओके। उनके जो कुछ भी कारनामे हुए हैं पिछले 28 फरवरी के बाद से, जितना भी ईरानी एलिमिनेशंस हुए हैं, जितना भी पेनिट्रेशन ऑफ लेबनान हुआ है, और जितना भी प्रॉक्सीज का डिप्रेशन हुआ है, मतलब डिग्रेडेशन बोले आप उसको, तो इसराइल की आम जनता मुझे लगता है नेतन्याहू के साथ है। अपोजिशन का काम है कि अक्टूबर में इलेक्शन है तो दे हैव टू काउंट सम फॉलीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दैट इज वन पार्ट। इससे अमेरिका को क्या असर पड़ता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नॉट मच, क्योंकि अमेरिका में इन एनी केस इजरायली लॉबी काफी इन्फ्लुएंशियल है और वो मिड टर्म को किसी ना किसी तरह से जो कुछ भी दिख रहा है, अगर आपको पता हो 10 में से 8 रिपब्लिकन्स जो प्रो ट्रम्प थे उन्होंने प्राइमरीज को जीता है, आउट ऑफ 10 8। तो अमेरिका में भी अमेरिका इज नॉट CNN एंड वॉल स्ट्रीट एंड न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ABC। ट्रू। नहीं, अमेरिका इज मच बिगर। और वो आपको हमारे दर्शकों को पता चलेगा व्हेन द इलेक्शंस कम। ईरान के MOU, ईरान और अमेरिका के MOU के बारे में अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा मीडिया प्रेशर है और ग्लोबल, कि हम एक लीग के आगे से बातें कर रहे हैं कि 14 पॉइंट के MOUs हैं। पूरा BBC हो, CNN हो या इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो 14 का है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ, बिफोर द डिस्कशन स्टार्ट, ये जो MOU का साइन होने वाला है मीनाक्षी, ये सिर्फ 4 मुद्दों पर है। और उसको खोला जाए, लेबनान पे हमले बंद किए जाएं, एसेट्स को डीफ्रीज किया जाए, और उसके बाद हम बैठकर फर्दर डिस्कशन करें। वो 4th पॉइंट है। इस पर ही अभी एज वी आर टॉकिंग देयर आर डिफरेंट वॉइसेस। कोई स्ट्रेटेजिक ब्लंडर नहीं है, ये बहुत ही प्लान्ड मनूवर है ईरान का, कि जब सब कुछ रेडी हो गया है तो ठीक है, आपको अगर ट्रंप के बर्थडे के दिन नहीं करना था तो उसके नेक्स्ट डे कर लेते। अगर आप ये मानते हैं कि एथिकली ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते हैं, हम एक 14 जून को बर्थडे है ट्रंप का, संडे को हम उस दिन नहीं करेंगे, लेकिन फिर आप इसको जुमे के दिन ले गए, फ्राइडे को करेंगे 19 को, ये 4 दिन 5 दिन क्या करेंगे आप अगर सब कुछ रेडी है? नहीं, यू आर असेसिंग द वाटर्स कि लेबनान पे इसराइल आगे क्या करता है। दे नो कि इसराइल में एक हार्ड लाइनर ग्रुप है जो कि एक मिनट भी अगर उनको हिजबुल्ला, अभी जो उन्होंने इस डील के अनाउंस होने के बाद के साथ साथ जो सदन बेरूत के सबब में हिट किया है, दे हैव टेकन आउट दी कम्युनिकेशन चीफ ऑफ हिजबुल्ला। और इसी वजह से उन्होंने क्लियरली बोला है कि हिजबुल्ला के साथ हमारा जो है वो इस डील का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जिनका आपने जिक्र किया अपने आपके एनालिसिस में, उसने 2 बड़े मेजर स्टेटमेंट दिए हैं कि MOU होगा जब हमारे सारे प्रतिबंध तेल बेचने के और कमर्शियल शिपिंग के खुल जाएंगे। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल में कैटेगरिकली लिखा था, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी इमीडिएटली ओपन टू ऑल विदाउट टॉल। और थोड़ी देर बाद रिट्रैक्ट किया कि ये फ्राइडे को सिग्नेचर ऑफ MOU के बाद खुलेंगे। तो इसमें अभी भी ऑल इज नॉट वेल विथ एब्सेंस ऑफ खुमैनी। जो सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, वो अभी भी बातें कर रही है। दे डोंट नो हु इज लीडिंग, वेयर आर दे हेडेड। जी। जिनेवा तो पहुंच जाएंगे। जी जी मीनाक्षी। जी। लेकिन रोहित शर्मा जी, अगर हम देखें कि शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 तारीख को, या फिर हम पिछले जून की बात करते हैं 2025 की, अमेरिका, इजराइल, ईरान, तीनों के समीकरण एकदम अलग थे। जब ये युद्ध समाप्ति की ओर है, सो कॉल्ड समाप्ति की ओर है, तथाकथित ही कहा जाएगा अभी इसे, तब तीनों की इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। इक्वेशन चेंज होने के रीजन ये है कि अमेरिका को समझ में आ गया कि ईरान इतना आराम से टैकल करने वाली सिचुएशन नहीं है। जो भी इनपुट्स इजराइल ने अमेरिका को दिए थे, वो उस इनपुट्स में फॉल्ट थे कहीं ना कहीं। अमेरिका जितना आसान समझ रहा था उतना नहीं निकला। ईरान ने अपने पास बहुत कुछ छुपाया हुआ था जो सामने आया। हाइपरसोनिक मिसाइल में सबसे पहले बोलूंगा, क्योंकि ईरान पहला एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने दुश्मन पे हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स यही बहुत कम कंट्रीज के पास, एक रशिया के पास है डिक्लेयर्ड, चाइना अनडिक्लेयर्ड, अमेरिका बोलता है मेरी तो टेस्टिंग फेज में है, इंडिया कर चुका है बताता नहीं है, तो उसके आगे किसी के पास है ही नहीं। तो ये देखने की बात है कि इस वॉर को सबने सबने लाइटली लिया था, और सबके सब ये इसराइल भी ये सोच रहा था कि अमेरिका साइड में आ जाएगा, मैं बैठा ही हूं, मैं इसको ईरान को कुछ ही 4 दिन बोलता पहले ट्रंप ने, वो 4 दिन के 4 महीने से ऊपर हो गए। तो
सारी कैलकुलेशन सबकी बिगड़ गई क्योंकि इंटेलिजेंस बैकअप बहुत अच्छा नहीं। और ईरान को पता था कि मेरी जो ब्यूरोक्रेसी है या मेरे जो लोग हैं उसमें इसराइल की अच्छी बैठ है, इसलिए उन्होंने डिफेंस को बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ था। शायद आईआरजीसी के हाथ में था और आईआरजीसी ने बिल्कुल कहीं पे लीक ही नहीं होने दिया। तो ये ये मिसकैलकुलेशंस थी जिन मिसकैलकुलेशंस ने इस वॉर को इस लेवल पे लाया। दूसरी चीज ये कि अभी भी मिसकैलकुलेशंस है। फ्राइडे की डेट क्यों दी गई है? कल हो सकता था, आज हो सकता था, परसों हो सकता था, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। इस बीच में इसराइल अटैक नहीं करेगा लेबनान पे, ये गारंटी है। इसराइल पहले बोल चुका है कि भाई हम तो इसमें वी आर नॉट अ पार्टी टू इट, एग्रीमेंट के साथ हम सहमति नहीं रखते। अगर अगर इसराइल घुसा और उसने फिर से हमला कर दिया तो ये तो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेनेवा में हो रहा है, या बोले तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जाएंगे। ये ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आया क्यों था? इन्हें डर था कि यूरोप कहीं जाएंगे तो इसराइल के आसपास से गुजरेंगे, इसराइल के ऊपर से, टर्की के ऊपर से गुजरेंगे, नीचे से मिसाइल मार दी जाएगी। अब नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद बहुत कम है, वो बाद में चला जाए दूसरी बात है, अगर जाएगा तो अफ्रीका के ऊपर से जाना पड़ेगा उसे, वो नहीं जाएगा जेनेवा। मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। वो आएगा पाकिस्तान ही बातचीत करने, वो अगर साइन करने तो पाकिस्तानी आएंगे। और अभी साइन भी होंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इसराइल की तरफ से हमें बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। इसराइल को आप जितना डरा लीजिए, धमका लीजिए, नेतन्याहू मूड में नहीं। नेतन्याहू इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ दिन रुक जाइए। अभी जिस समय ये खबर आई है कल रात, आई वाज आल्सो कीनली वाचिंग, यस एग्रीमेंट हो गया, साइन हुआ। उससे 4 घंटे पहले तो धमकी दी हुई थी ईरान ने कि इसराइल पे हमला होने जा रहा है। उस हमले को रोका गया कि दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड, फिर उसके बाद बोला दैट हैज बीन कैंसिल्ड। तो ये हमले की धमकी से और कैसे ये उस पे आ गए सारा। अच्छा, अब तो अभी अमेरिका के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम डायरेक्टली टच में थे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा। तो फैक्ट मींस कि इजराइल ऑन बोर्ड, एंड इफ इजराइल इज ऑन बोर्ड तो इजराइल क्यों नहीं साइन कर रहा है इस पे? इजराइल को भी साइन करनी चाहिए। नहीं करता, चलो तुम दोनों क्या, क्योंकि इजराइल वाज आल्सो अ पार्टी टू दिस वॉर। अगर इजराइल साइन नहीं कर रहा तो इजराइल तो साफ बोल सकता है मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है, और वो आगे फर्दर एडवांस करता है लेबनान में। वो ग्रेटर इजराइल उसका सपना भी है, और लेबनान में लितानी रिवर तक तो पहुंच ही चुका, उससे आगे एडवांस करेगा तो और बहुत सारी उधर के सेटलमेंट्स उखाड़ के फेंकेगा तो वही पोजीशन नहीं आएगी जो वेस्ट बैंक में है, जो गोलान हाइट्स पे। गोलान हाइट्स आज तक तो वापस दिए नहीं किसी ने, और वो इसराइल के कब्जे में है, और ये लितानी रिवर तक भी इनके कब्जे में आ गया। तो इसराइल हैज एक्सपैंडेड। अब ये इसराइल वहां पर अपने यहूदियों को, या इंडिया से यहूदी ले जाएगा या दूसरे वर्ल्ड से यहूदी ले जाएगा और जाके वहां बसाएगा। हाँ। तो ये इट्स गोइंग टू बी अनदर प्रॉब्लम। ये लॉन्ग समीकरण लास्टिंग अभी पीस मतलब तो नहीं इसके साथ दिखती। साथ और भी चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे ये डील आगे बढ़ेगी। रवि करकरा जी, अमेरिका क्या चाह रहा है? अब नेतन्याहू वो पसंद नहीं रहे जैसा कि 28 फरवरी 2026 तक हुआ करते थे, और इसके साथ साथ ईरान से भी उतनी नफरत नहीं रही जैसी 28 फरवरी 2026 तक हुआ करती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पर उसका जवाब तो यही है ना कि सब कुछ ट्रम्प के आसपास ही घूमता है। उसके ट्रम्प की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है मिड टर्म इलेक्शन। और ट्रम्प को ये भी पता है कि जितने भी इजरायली कम्युनिटी है अमेरिका की, चाहे वो डेमोक्रेटिक लीनिंग है चाहे वो रिपब्लिकन लीनिंग है, क्योंकि मैंने आपको शायद आपके ही कार्यक्रम में बोला था कि अभी नेतन्याहू के खिलाफ भी काफी ज्यादा मूवमेंट अंदर से काफी हो चुका है। जब भी रोहित जी ने बोला कि वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, ऑपोजिशन काफी शोर मचा रही है, तो ये रियलिटी है। और ये जो है नेतन्याहू लगा हुआ है क्योंकि उसको अपने कम्युनिटी को दिखाना कि मैंने एक्सपैंड किया है, मैंने अक्टूबर 7 का बदला लिया है, मैंने ईरान को डिसआर्म किया है, मैं अमेरिका को लेकर। तो वो देखिए आप, चेक्स एंड बैलेंसेस का हिसाब हो रहा है। अब ट्रम्प को ये बात बिल्कुल पता है कि जितनी भी इजरायली कम्युनिटी है वो सिर्फ ट्रम्प के पास इसलिए अपना जो है सपोर्ट नहीं खींचेगी कि उनको पता है कि डेमोक्रेट जो है वो कभी भी ये कर नहीं सकते, ना आगे जाके करेंगे। तो ट्रम्प ने एक तरीके से जो इजरायली फंडिंग बेस है उसको काफी टाइम तक सिक्योर कर दिया है। और इसमें सबको ये पता है कि नेतन्याहू जो है वो उसके थोड़े ही दिन बचे हैं। तो ये बहुत ओपन सीक्रेट क्या है, मतलब कि आप किसी से भी बात करेंगे, और मेरी तो काफी बात होती है, तो मुझे पता है कि ये काफी टाइम से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रम्प, देखिए कि मैं हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ। मेरा जन्मदिन भी 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे है।
तो मैं कोशिश तो मेरी पूरी है कि ये मुझे लगता है कि इस बार जो है इम्पोर्टेंट डील होनी चाहिए। पर ये जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है एनरिचमेंट का, ये जो है ये क्रिटिकल है कि विल अगर रशिया नहीं, चाइना नहीं, कौन इसको जो है 450 किलो का जो आपको जो एनरिचमेंट का जो इश्यू है उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करना 9 लोकेशन से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। कौन करेगा? राइट, इसराइल तो नहीं कर सकता। रशिया ने ऑफर किया बड़ा क्लियरली, चाइना ने ऑफर किया है, क्या ईरान इस बात को मानेगा? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है हमारे सामने। और ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कौन पहुंचेगा, जैसे रोहित जी ने बोला, अभी सर ने भी पहले बोला कि रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसकी डिसीजन कौन मांगेगा, क्योंकि विद इन ईरान भी जो है बात जो चल रही है उसमें भी इश्यू बन के आ रहे हैं कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इसराइल जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि ये दोबारा डीरेल हो। वो 1 घंटे से पहले भी कोशिश करेगा, ही कीप ट्राइंग इट, क्योंकि उनको पता है कि हमको जितना डीरेल करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और ट्रम्प जो है वो परेशान हो चुका है, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन पर परेशान हो चुकी है, फोर्सेस परेशान हो चुकी है, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री प्रॉक्सी अगर कर रही है किसी और कंट्री के लिए, अब कितना अपने आप को थोड़ा ट्रम्प सैक्रिफाइस कर देगा कि हम लोग रिपब्लिकन पार्टी को ही सैक्रिफाइस कर दे। ऐसे में ट्रम्प जो है वो हमेशा ही अमेरिका फर्स्ट जो उसकी पॉलिसी है, उधर भी वही पॉलिसी लगाएगा कि अमेरिका फर्स्ट, अनलेस एंड अनटिल अगर किसी नेतन्याहू के पास ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड के मतलब ट्रम्प के लिए ट्रम्प कार्ड ऐसा कुछ निकाल दे, कोई ब्रेकिंग न्यूज कर दे, कुछ लीक कर दे ट्रम्प के चरित्र के ऊपर, ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत ज्यादा एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसका अगर ये हो जाए तो हम लोग तो कह रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री और मार्केट में काम करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है ताकि लोग आगे 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 जाएं, सप्लाई चेन आगे खोले। पर मेरी उम्मीद है कि मुझे लगता है होना चाहिए। पर आई ऑल्सो फील कि नेतन्याहू जो है ये पूरी कोशिश करेगा, हर एक अड़ंगा लगाएगा, चाहे वो पर्सनल लेवल पे जाएगा, प्रोफेशनल लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा, शॉक करने की कोशिश करेगा, वो पूरा कोशिश करेगा कि ये जो है पीस जो है वो ना हो। पर अब G7 का इम्पोर्टेंट टाइम बहुत ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये तो मुझे लगता है कि और बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया था कि जब जब हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इजराइल की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आपत्तियां दर्ज करवा दी जाती है जिसकी वजह से हम अपनी डील से पीछे हट जाते हैं। अब इमरान खोखर जी, ईरान ने झुका लिया है क्या सभी मुद्दों पर अमेरिका को? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है और जय हिंद। अब चूंकि आपके एनालिसिस में आपने सारी बातें बता दी थी, लेकिन मैं बात की शुरुआत एक छोटी सी हमारे लोकल कहावत से करूंगा कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बहाना। कुल मिलाकर आप यहाँ पर आए, एक युद्ध को लेकर, अनवांटेड युद्ध को लेकर आए, आपने वो सब नहीं किया जो आपको करना था। अब आप जीत की जो ट्रॉफी है उस पर आप लिखवाना चाहते हैं कि मैंने हॉर्मुज़ खुलवा लिया। हॉर्मुज़ तो पहले भी खुला हुआ था, आपने किया है। कुल मिलाकर अमेरिका को एक जो ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था, ये वो ऑनरेबल एग्जिट की तरफ दिखने वाला एक रास्ता है। अभी भी वो एग्जिट मिला नहीं है, क्योंकि जितने सारे कॉम्प्लिकेशंस अभी पिछले आज से लेकर शुक्रवार तक आने हैं, उसके अंदर आज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डाउट्स है, क्योंकि इतना बड़ा मामला ये बन चुका था, इतने सारे स्ट्राइक्स हो गए, इतनी सारा डिमोलिशन हुआ, इतने सारी इंजरीज हुई, इतने सारी कैजुअलिटीज हुई। इन सबके बावजूद भी ईरान बात करने को तैयार था। लेकिन इस पूरे पीस टॉक को हैंडल करने के लिए, रोकने के लिए, जो नेतन्याहू की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने इजराइल का चेहरा साफ कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं कि ये लोग अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ऑक्यूपेशन नहीं करते हैं। दे आर द इलीगल ऑक्यूपायर इन गाजा, इन वेस्ट बैंक, इन लेबनान, इन गोलान हाइट्स, कहीं बार भी आप चले जाइए। ये जो शैतानियत इस इजराइल के प्रधानमंत्री के अंदर भरी हुई है, इसको अपने चुनाव से मतलब है। जिस दिन इसने रिजाइन किया, जिस दिन इसकी प्रधानमंत्री की इम्यूनिटी खत्म हुई, नेतन्याहू को हर हाल में जेल जाना है। नेतन्याहू के ऊपर इतने करप्शन चार्जेस हैं कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से आइसोलेट रखे पड़े हुए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर भी आइसोलेट हो चुके हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग इजराइल को माना करते थे कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब सिचुएशन बदल चुकी है। आज पूरी दुनिया का सॉफ्ट कॉर्नर, पूरी दुनिया की सिंपैथी वो ईरान के साथ में है, और इन लोगों के इजराइल और यूएस के खिलाफ है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप क्या देंगे।
हम भी तो शुरू से यही कह रहे थे कि आप हमारे फ्रोजन एसेट्स रिलीज कर दीजिए, आप हॉर्मोज को जो ब्लॉकेड आपने लगाया वो खोल दीजिए, आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल हमारे गवर्नमेंट के अंदर आप इंटरफेयर ना कीजिए। उसके बाद आप ये कह रहे थे एक मुद्दे पर अगर जहां पर बात आएगी जो नेशनल इंटरेस्ट है ईरान का, जहां पर आकर बात फिर से रुकेगी वो आएगा न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। आपने सीज फायर की बात कर दी, सीज फायर में लेबनान जब तक इंक्लूड नहीं होगा ईरान उसके ऊपर हामी नहीं भरेगा। न्यूक्लियर पावर के अंदर भी एक लिमिटेड टाइम तक ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप अगर ये चाहेंगे कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि सिविलियन यूज के लिए उसे भी बंद कर दिया जाए तो ईरान कभी भी बात को नहीं मानेगा। आज आप देख लीजिए कई न्यूज आई है कि ईरान के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं कि गौलीबाफ ने और अराक्ची साहब ने जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज किया, उनके रिजाइन के लिए डिमांड शुरू हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं कि आपने इतना सब कुछ किया, इतने सारे स्ट्राइक कर दी हमारे यहाँ पर, क्योंकि नुकसान इजराइल में भी हुआ है। तो कुल मिलाकर मैडम पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। इस 4 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि इजराइल एक इलीगल ऑक्युपायर है। ये शांति का झूठा दिखावा करते हैं, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और सेल्फ सिक्योरिटी का झूठा दिखावा करते हैं, और ये कुल मिलाकर लोगों की जमीनें हथियाने का काम है। 48 के पहले इजराइल नाम का देश पूरी दुनिया के नक्शे में नहीं था। ओवर टू यू। अब माने या ना माने लेकिन अब है। अब जरा मुझे ये बताइएगा सर, मेजर जनरल राजन कोचर जी, ये आपसे मेरा सवाल है कि अमेरिका के लिए बार बार ये कहना है कि सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन की वजह से वो अपने हथियार त्याग रहे हैं, ये भी तो सही नहीं होगा। कौन कौन से वो बड़े पॉइंट रहे कि अमेरिका पीछे अपने कदमों को खींचते हुए नजर आ रहा है? सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। देखिए मीनाक्षी जी, इसको मिड टर्म इलेक्शंस को हम एक ऐसा इस यहाँ पे एक हवा बना रहे हैं कि ईरान वॉर पे मिड टर्म इलेक्शन डिपेंडेंट है। देयर आर सो मेनी इश्यूज इन अमेरिका। आप उस इमिग्रेशन देखिए, आप जो इसको जॉब एम्प्लॉयमेंट देखिए, आप जिस तरीके से इसने अमेरिका को टैरिफ्स दिलाए हैं, जिस तरीके से इसने अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर किया है, जिस तरीके से वेनेजुएलन ऑयल इसने इसको अमेरिका की तरफ आया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं ट्रम्प के लिए, उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड इसका ईरान वॉर, हम इसको सोचते हैं कि ईरान वॉर विल इम्पैक्ट मिड टर्म इलेक्शंस टू दैट एक्सटेंट। आई डोंट थिंक ये जो हमारा एनालिसिस है और हमारा अजम्पशन है ये एक सही डायरेक्शन में है, बिकॉज ट्रम्प जानते हैं कि इस लड़ाई से इसको अमेरिका की छवि पे फर्क पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो उसको नुकसान इसको ईरान का भी हुआ है। देखिए आप, हम जानते हैं ईरान ने बहुत मजबूती से इसको अमेरिका और इजराइल का सामना किया है, और उसके जो लोग हैं जो एक सॉवरेनिटी और नेशनलिज्म में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है ईरान ने। बट एट द सेम टाइम आप देखिए ईरान का नुकसान कितना हुआ है, और इसीलिए ईरान $300 बिलियन मांग रहा है, और उसने इसलिए ये इसको एग्रीमेंट में ये क्लॉज डलवाया है। और इस ट्रम्प, ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। ग्रुप कैप्टन आशीष शाह जी, अभी क्या ये साइन हो जाएंगे या फिर बस वही वाली स्थिति कि हाँ होने वाले हैं, फिर पता चला कि डोनाल्ड ट्रम्प पीछे हट गए? मीनाक्षी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली रेजर्स एज बोलते हैं इसको, दे आर ऑन द रेजर्स एज, जहां दोनों तरफ के पूरे चांसेस हैं 50-50 है, क्योंकि ये मुद्दे और इनके बातचीत करने का तरीका दोनों में अलाइनमेंट नहीं है। इनकी बातचीत अभी भी जिसके थ्रू हो रही है, यू नो, समटाइम यू विल बी सरप्राइज्ड, ये जो इनका बातचीत का तरीका है उसमें एरर्स हैं, क्योंकि ये क्या समझाना चाह रहे हैं पाकिस्तानीज को, पाकिस्तानीज आगे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां अमेरिकन प्रेजेंट नहीं है, ईरानियंस क्या बोल रहे हैं उसको जनरल मुनीर किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं टू विटकॉफ एंड हिज टीम। देयर आर मेजर एरर्स, और ये सडनली एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आके जो 3 शब्द बोल गया आज शाम को, दैट शोज कि वी आर फार फ्रॉम साइनिंग द MOU। और अभी हम MOU की बात कर रहे हैं, नॉट द डील, नॉट द 14 पॉइंटर्स। दीज 3 थिंग्स कि लेबनान पे अगर अटैक हुआ
तो ये एमओयू साइन नहीं करेंगे। नाउ कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि लेबनान पे अटैक नहीं होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।